ताजा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बेशक तालिबान का काबुल पर कब्जा हो, बेशक तालिबान अफगानिस्तान पर अपना हुक्म जमाना चाहता हो, बेशक तालिबानियों का खौफ हो, लेकिन एक ऐसा प्रांत भी है जो न तालिबानी से डरा था न डर रहा है, डटकर सामना कर रहा है। वो प्रांत है पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बचे एकमात्र पंजशीर घाटी में लड़ाई खतरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के उन चंद इलाकों में से है जहां अभी तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। पंजशीर से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि अब अंद्राव में हुई लड़ाई में 50 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे गए और 20 से अधिक लड़ाकों को बंधक बनाया गया है। इस लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं पंजशीर समर्थक एक लड़ाके की मौत हुई है और 6 घायल हुए हैं। हालांकि तालिबान से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खबरों के मुताबिक क्रूर तालिबान लड़ाके का कहना है कि पंजशीर को माफ नहीं किया जाएगा। रविवार यानी 22 अगस्त की रात तालिबान से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया था कि वह बानू पर फिर से तालिबान का नियंत्रण हो गया है। बता दें कि अंद्राव से पहले 300 तालिबानियों को पंजशीर में भी मार गिराया गया था। पंजशीर घाटी में विद्रोहियों की अगुवाई कर रहे अहमद मसूद के लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे मसूद ने कहा कि युद्ध की तैयारी है, पर अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिदीन ने पंजशीर घाटी को 3 तरफ से घेरे जाने की जानकारी दी और ट्विटर पर लिखा, अमीरात मामले को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। बता दें कि तालिबान के खिलाफ यहाँ नॉर्दर्न अलायंस, अफगानी सेना और अन्य कुछ विद्रोही लड़ाकों ने मोर्चा संभाल रखा है। पंजशीर पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहे तालिबान को अमीरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की ओर से कड़ी टक्कर मिल रही है। सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अशरफ गनी के देश से छोड़े जाने के बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। साथ ही वे पंजशीर चले गए और यहाँ अहमद मसूद से हाथ मिला लिया। अहमद मसूद ने पंजशीर में विद्रोही नेताओं के साथ हाथ मिलाया है। अफगानी फौजों और तालिबानी विद्रोहियों को भी इकट्ठा कर लिया है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं, इनमें से 33 पर तालिबान का कब्जा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पंजशीर से तालिबान की लड़ाई आसान नहीं है। न्यूज एजेंसी AFA के मुताबिक पंजशीर घाटी में 10,000 से ज्यादा फौजी तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। इस फौजी को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि 15 अगस्त को 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। काबुल पर कब्जा होते ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए। अमेरिका, कनाडा, भारत समेत अपने नागरिकों का काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू कर रहा है। बीते बजट में सरकार ने बड़े स्तर पर डी इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का ऐलान किया था। आसानी से समझे तो सरकारी कंपनियां यानी PSU में सरकार की अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा प्राइवेट को बेचने का काम करती है। उसे ही कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। दरअसल विनिवेश सरकार के लिए पैसे जुटाने का एक बड़ा रास्ता है, जिससे सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है। विनिवेश से सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा मिलता है, जिसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाया जाता है। अब सरकार ने एकदम आगे बढ़ते हुए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करते हुए साल 2022 से 2025 तक यानी 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स की संपत्ति बेचने की प्लानिंग की है। मोटे तौर पर सरकार रोड, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और नेचुरल गैसेज, एविएशन, शिपिंग, टेलीकॉम, माइनिंग से पैसे जोड़ने की योजना बनाई है, जिसमें सरकार की इसी फाइनेंशियल ईयर में करीब 88,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोग्राम लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार केवल कम उपयोग में आने वाली संपत्तियों को ही बेचेगी। इनका अधिकार सरकार के पास ही होगा और प्राइवेट पार्टनर्स को एक तय समय बाद इन संपत्तियों को वापस करना होगा। हम कोई जमीन नहीं बेच रहे हैं। प्राइवेट भागीदारी से हम इन एसेट्स को बेहतर ढंग से मोनेटाइज कर रहे हैं। मोनेटाइजेशन से मिलने वाले संसाधनों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में निवेश किया जाएगा। अब बात आती है कि आखिर सरकार क्या क्या बेचने की तैयारी में है। तो नीति आयोग ने अलग अलग विभागों की हिस्सेदारियों को साफ करते हुए बताया है कि सरकार के पास 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से देश की कुल 14% हिस्सा यानी 6 लाख करोड़ रुपए रेलवे, सड़क और पावर से आएंगे।
इसमें खास तौर पर रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, ट्रेन, माउंटेन ट्रेन बेचे जाएंगे। इसके साथ ही कुल 25 नए और मौजूदा एयरपोर्ट्स और 160 कोयले की खानों में केंद्र सरकार की खदानों की हिस्सेदारी मोनेटाइज की जाएगी। इसके अलावा 9 बड़े शिपिंग पोर्ट्स भी बेचे जाएंगे। 2 नेशनल स्टेडियम भी इस लिस्ट में मोनेटाइज होंगे। सरकारी कंपनियां यानी PSU के गेस्ट हाउस भी PPP मोड में आएंगे। अगर एक हिसाब से अलग अलग तरह की संपत्तियों से मिलने वाले पैसों के टारगेट की बात करें तो सरकार अगले 4 साल में करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के रोड बेचकर पैसे कमाने की जुगत में है। वहीं रेलवे ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट रखा है। पावर ट्रांसमिशन से 45,000 करोड़ और पावर जनरेशन से करीब 40,000 करोड़ के एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर में बेचने का प्लान है। 25,000 करोड़ नेचुरल गैस पाइपलाइंस, टेलीकॉम 35,000 करोड़ रुपए, 29,000 करोड़ माइनिंग और 20,000 करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स में हिस्सेदारी बेचकर कमाने का भी सरकार का लक्ष्य है। अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव जारी है। इस बीच अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को निकालने की बात कहने वाले अमेरिका के सामने अब धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस समय सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं, तो वहीं अब तालिबान ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना को तय वक्त में ही वापस जाना होगा। अब अमेरिका के सामने ये मुश्किल है कि वो तालिबान की धमकी से रुक जाएगा या फिर अपने मित्र देशों की सलाह मानेगा। जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि G7 देशों के दबाव में अगर वो काबुल में अपनी सैनिकों को रोकते हैं तो काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बयान दिया गया है कि 31 अगस्त तक उनकी कोशिश है सभी अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन इन दावों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो अमेरिका से अपील करेंगे कि लंबे वक्त तक सैनिकों को काबुल में ही रखा जाए। बोरिस जॉनसन ने इसी मसले पर G7 देशों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि अमेरिका सेना को लंबे वक्त तक काबुल में रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी प्रशासन ने पहले 11 सितंबर तक सभी सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही थी। उसके बाद इस डेडलाइन को 31 अगस्त तक कर दिया गया था। तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच अमेरिका 31 अगस्त तक अपना रेस्क्यू मिशन पूरा करने के लिए तैयार है। हालांकि जो बाइडेन ने बीते रविवार को कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो डेडलाइन बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन इससे इतर दुनिया में हो रही आलोचना के बीच जो बाइडेन ने साफ किया है कि तय समय सीमा में अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला बिल्कुल सही है। तालिबान की ओर से साफ किया गया है कि अमेरिका को 31 अगस्त तक अपनी सेना को वापस बुलाना ही होगा। 31 अगस्त के बाद अगर अमेरिकी सेना रुकती है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तालिबान पहले सभी देशों से अच्छे संबंधों की वकालत करता रहा है, लेकिन अमेरिका के मामले में उसने कड़ा रुख अपनाया है। जानकारी के मुताबिक काबुल में इस वक्त अमेरिका के 6,000 से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि ब्रिटेन के 1,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। इनके अलावा नाटो देशों ने अपने अपने सैनिक तैनात किए हुए हैं, जिनका मकसद अपने नागरिकों को बाहर निकालना है। साथ ही कुछ हद तक अफगानी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तालिबान की बात की जाए तो वो भले ही शांति और सहयोग की बात कर रहा हो, लेकिन अब भी वो अपने पुराने हथकंडे ही अपना रहा है। अभी तालिबान पर भरोसा करना संभव नहीं है, क्योंकि एक आतंकी संगठन इस तरह से एकदम सही रास्ते पर चलने लगेगा ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ अब भी खून खराबा ही चल रहा है। इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।